नमस्कार। स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर से संबंधित गियासुद्दीन बलबन तक के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप वे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि बीए सेकेंड सेमेस्टर के इतिहास विषय के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी तक है। तो मैं क्रम से उसे आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कैकुबाद को। कैकुबाद के पूर्व की स्थिति पर देखें तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई और बलबन को कुस्के लाल यानी कि लाल महल से निकालकर उसे दारुल अमान में दफन किया गया। और उसके बाद बलबन अपनी मृत्यु से पूर्व बुगरा खां को सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन बुगरा खां बंगाल से वापस नहीं आया। तो उसने मुहम्मद खां के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन दिल्ली के दाद बेग यानी कि जो शहर का अधिकारी था, निजामुद्दीन ने कैखुसरो को सुल्तान बनने ही नहीं दिया। उसने बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद के हाथों कैखुसरो को मंडोली में मरवा दिया। अतः बलबन के पश्चात अगला सुल्तान मुइजुद्दीन की उपाधि के साथ कैकुबाद बनता है और निजामुद्दीन उसका नायब बना। तो इस प्रकार आप यहाँ देख लें कि किस प्रकार बलबन जो अपनी मृत्यु से पूर्व बुगरा खां को सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन बुगरा खां जो बंगाल से वापस नहीं आया, तो उसने मुहम्मद खां के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इसके मृत्यु के बाद दिल्ली के दाद बेग जो शहर अधिकारी होता था, उस समय निजामुद्दीन था और उसने कैखुसरो को सुल्तान बनने ही नहीं दिया और उसने बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद के हाथों कैखुसरो को मंडोली में मरवा दिया। और बलबन के बाद आप यहाँ देखते हैं कि निजामुद्दीन के प्रयास से कैकुबाद मुइजुद्दीन की उपाधि के साथ शासक बना और निजामुद्दीन उसका नायब बना। तो क्रम जुड़ गया। और आप आगे देखें, कैकुबाद का शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा और कैकुबाद का पालन पोषण बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था। लेकिन जब वह सुल्तान बना तो बलबन का दरबार, जो अपने अंतिम अनुशासन एवं अपने कठिन अनुशासन एवं उदासीन वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, अब से नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया। उसने यमुना नदी के तट पर कैलू गढ़ी, कहीं कहीं इसका नाम कीलो गढ़ी दिया जाता है, तो आप देख लें कैलू गढ़ी या कीलो गढ़ी में जो यमुना के नदी के तट पर था, एक भव्य महल बनवाया और वहाँ रंगरेलियों के संसार में डूब गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैकुबाद का जो पालन पोषण हुआ था वह बलबन जो कि कठोर प्रिय शासक था, तो कठोरता में हुआ था। अतः उसे जैसा ही मौका मिला वह उस कठोरता को छोड़कर रंगरेलियों में डूब गया। और साथ ही उसने यमुना नदी के तट पर कैलूगढ़ी या कीलोगढ़ी में एक भव्य महल बनवाया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, जैसे कैकुबाद का पालन पोषण कैसे में हुआ था, कैसे माहौल में, तो कठोर नियंत्रण में। कार्यकाल 1287 से 1290 और किस सुल्तान का दरबार नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया, तो कैकुबाद का। और यमुना नदी के तट पर कैलूगढ़ी या कीलोगढ़ी का दुर्ग किसने बनवाया था, महल किसने बनवाया था, तो वह बनवाया था कैकुबाद ने।
तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आइए आगे देखते हैं। जब कैकुबाद दिल्ली का सुल्तान बनता है, उसी समय उसका पिता बुगरा खां सुल्तान नासरुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का सुल्तान बना। 2 वर्ष पश्चात 1289 में बुगरा खां अपने पुत्र से मिलने अवध आता है। इस भेंट का उल्लेख अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन में किया है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कैकुबाद का पिता सुल्तान नासरुद्दीन जो उपाधि धारण करता है उसका नाम क्या था? तो बुगरा खां। और बुगरा खां 1289 में किससे मिलने आया? तो अपने पुत्र कैकुबाद से मिलने के लिए कहाँ आया? तो अवध आया। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो इसका जिक्र अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन में किया है। किरान उस सादेन किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो आगे कहते हैं कि पिता ने पुत्र को सिजदा एवं पाबोस किया तो कैकुबाद लज्जित हुआ और बुगरा खां के चरणों में गिर गया। बुगरा खां ने कैकुबाद को अपने नायब से सावधान रहने को कहा। कैकुबाद दिल्ली आता है और निजामुद्दीन को मार देता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह लकवाग्रस्त हो जाता है। ऐसे में शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ नई नियुक्तियां करता है। क्यूमर्स 2.5 वर्षीय क्यूमर्स सुल्तान बना। यानी कि आप देखते हैं किस प्रकार कठोर नियंत्रण में पलने के कारण जब कैकुबाद को मौका मिला, कैकुबाद नर्तकियों एवं अखाड़ों के साथ रंगरेलियों में डूब गया। और उसके बाद उसके पिता बंगाल से जो बुगरा खां था वह आगे बढ़ा मिलने के लिए अपने पुत्र से कैकुबाद से। तो इस एक कैकुबाद से मिलन की बात कौन लिखता है? तो अमीर खुसरो लिखते हैं। किस ग्रंथ में? तो किरानुस सादेन में लिखते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि सिजदा और पाबोस जो किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। और इस सजदा पाबोस का पालन बुगरा खां अपने पुत्र के समक्ष करता है, जिससे कि कैकुबाद नतमस्तक होता है, लज्जित होता है। और बुगरा खां अपने पुत्र को अपने नायब से सावधान रहने की बात करता है। इसलिए कैकुबाद दिल्ली आता है, उसे लगता है कहीं न कहीं उसका निजामुद्दीन जो कि षड्यंत्रकारी है उसे मार देता है, लेकिन इसकी आदत बुरी हो चुकी रहती है कैकुबाद की, इसलिए जल्दी ही वह अस्वस्थ हो जाता है, उसे लकवा मार देता है। ऐसे में वह शासन सही से चला नहीं पाता है और 2.5 वर्षीय क्यूमर सुल्तान बनता है। और उसे शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि देकर नासिर चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। और फिरोज खिलजी जो कि उस समय समाना में उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक था, कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, बरन का राज्यपाल बनाया और आरजे मुमालिक का पद दिया। यही फिरोज खिलजी आगे चलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। तो यहाँ पर यह देख लें 2-3 प्रश्न। अगर देखें कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो क्यूमर्स हुआ। मात्र 2.5 साल की उम्र में उसे सुल्तान की पदवी मिली। और वह किसकी उपाधि धारण किया था? तो शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि उसे दी गई थी। और उस पर उसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो नासिर चबूतरे पर। और फिरोज खिलजी जो कि क्यूमर्स की हत्या करता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है, वह क्यूमर्स के समय कहाँ का शासक था? तो वह उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक था। और कैकुबाद ने उसे किसकी उपाधि दी थी? तो शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। और जब फिरोज शाह खिलजी आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना 1290 ईस्वी में, मलिक कच्छन जो था वह बारबक बना, मलिक सुरखा जो था वह वकीलेदार बना। मलिक कच्छन और सुरखा फिरोज खिलजी को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन अहमद चप ने इस योजना को फिरोज खिलजी को बता देता है। फिरोज के कच्छन एवं सुरखा का वध कर दिया और सुल्तान क्यूमर्स को उठाकर बहरानपुर लाया। यहाँ पर सुल्तान को लाने का कारण जनता का भय था
क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया और बहारपुर की ओर चल पड़ी। परंतु अमीर उर उमरा फखरुद्दीन कोतवाल ने उनको रोक लिया। कुछ समय पश्चात फिरोज खिलजी ने अपने समर्थक तरकेश को किलोखोरी महल में भेजा। तरकस ने कैकुबाद को चादर में लपेटकर 1290 ईस्वी में यमुना नदी में फेंक दिया। बरनी के अनुसार कैकुबाद की मृत्यु के पश्चात तुर्कों ने साम्राज्य खो दिया। मुल्क तुर्कों के हाथों से निकलकर खिलजियों के हाथ में चला गया। दिल्ली शहर के लोग तुर्कों की राजगद्दी पर खिलजियों का अधिकार देखकर विस्मय से भर उठे। चूँकि दिल्ली के नागरिक 80 वर्षों से तुर्क मलिकों के अंतर्गत समृद्धिपूर्वक रह रहे थे, इसलिए खलजियों का शासन उन्हें असंभव प्रतीत होता था। इस पर इसामी का कथन है, जहाँ कहीं भी खलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया, मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का कालीन लपेट दिया। इस तरह दिल्ली के दास वंश का पतन हुआ। बुलजलेहक के अनुसार दास वंश के सुल्तानों का शासन उतना ही न्यायसंगत एवं मानवतापूर्ण था जैसा इंग्लैंड में नॉर्मन राजाओं का और स्पेन एवं नीदरलैंड के फिलिप द्वितीय के शासन से कहीं अधिक सहिष्णुतापूर्ण था। तो इस प्रकार अगर देखें तो किस प्रकार गुलाम वंश का अंत हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं कि लकवाग्रस्त हो जाने के बाद कैकुबाद शासन कार्य सुचारू रूप से नहीं देख पा रहा था, तो क्यूमर्स का राज्याभिषेक किया गया और खिलजी सरदार फिरोज खिलजी को उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक बनाया गया। कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी, बरन का राज्यपाल बनाया और आरिजे मुमालिक पद पर आसीन किया और मलिक कच्छन को बारबक बनाया गया और मलिक सुरखा को वकीलेदार बनाया गया। लेकिन मलिक कच्छन व सुरखा जो कि तुर्क थे वह चाहते थे खिलजी को मारना, लेकिन खिलजी के इस भेद को अहमद चप ने खिलजी तक बता दिया, जिससे कि कच्छन और सुरखा का वध कर दिया गया और क्यूमर्स को उठाकर बहारपुर लाया गया। और उसे लगा कि कहीं न कहीं जनता को लगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्यूमर्स की हत्या कर देगा, लेकिन जनता इसीलिए विद्रोह कर दिया। लेकिन जनता को अमीर उल उमरा फखरुद्दीन कोतवाल ने रोक लिया और फिरोज खिलजी के एक प्रमुख समर्थक तरकेश ने किलोखरी के महल में गया और उसने कैमर्स को चादर में लपेटकर 1290 ईस्वी में यहाँ पे कैकुबाद हो गया है, यहाँ पे होगा यहाँ पे जो होगा क्यूमर्स होगा, यहाँ पे क्यूमर्स होगा, क्यूमर्स आप याद कर लें। क्यूमर्स को लपेटकर 1290 ईस्वी में यमुना में फेंक दिया गया। इसके पश्चात यहाँ पर भी यहाँ पे होगा क्यूमर्स, यहाँ पर भी क्यूमर्स की मृत्यु के बाद तुर्कों ने अपना साम्राज्य खो दिया। इसके विषय में इसामी लिखा है, जहाँ कहीं भी खिलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया, मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का कालीन लपेट दिया। और इस प्रकार इसमें बुलजलेहक महोदय का जो स्टेटमेंट है, इसे आप देख लें कि उन्होंने दास वंश के सुल्तानों का शासन को न्यायसंगत एवं मानवतापूर्ण कहा है और उसकी तुलना इंग्लैंड में नॉर्मन राजाओं और स्पेन व नीदरलैंड के फिलिप द्वितीय के शासन से कहीं अधिक सहिष्णुतापूर्ण बताया है। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोग गुलाम वंश को पूरी अच्छी तरीके से देख लिए। आप लोग प्लेलिस्ट में मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री प्लेलिस्ट में रखा हूँ, इन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वंश खिलजी वंश को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी है। तो आज इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो नियमित रूप से 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी मैं टॉपिक छोड़ा नहीं हूँ। आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।